So students, now we are starting the chapter coordination compound. Okay, जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक, जैसे कोवलेंट कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिस कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड एज दी कोवलेंट कंपाउंड. और जिन कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड हो, दे आर कॉल्ड एज दी आयनिक कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं. कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो एक जना ही प्रोवाइड कर रहा है, बट शेयर दोनों करवा रहे हैं, लाइक दिस. ओके, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी डेटिव बॉन्ड. ओके, क्लियर. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हो, दैट इज कॉल्ड एज दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. चलो एक बार इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. द कंपाउंड्स इन विच द सेंट्रल मेटल एटम, इसमें सेंटर में एक मेटल एटम होता है, और आयन, आयन भी हो सकता है, is linked to a number of ions or neutral molecules by coordinate bonds. ठीक है, एक सेंटर में मेटल एटम या आयन होगा, उसके साथ कुछ एक ग्रुप्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़े होंगे. ठीक, एंड दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेट कंपाउंड. दैट इज, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? दैट इज बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by these ions or neutral molecule to the central metal atom. So that type of compound is called as the coordination compound. Okay, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लिख दें NaH2O4 पॉजिटिव, तो इसमें है क्या? इसमें Na पॉजिटिव आयन के साथ 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड लाइक दिस, वैसे जुड़े हुए हैं. ओके, क्लियर. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू. ओके, क्लियर. जैसे एग्जांपल तो आगे भी एक और दे रखी है, निकल टेट्राकार्बोनिल. इन दिस कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल्स लिंक्ड टू निकल एटम बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं. ठीक, तो इस पूरे को क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड. इफ दिस स्पीसीज फॉर्म्ड बाय लिंकिंग ऑफ अ नंबर ऑफ ions or molecules by coordinate bond to the central atom carries positive और नेगेटिव चार्ज. अगर ऊपर उसके ऊपर ओवरऑल कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, जैसे इसमें आया, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है ना, तब उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ना बोल के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन बोल देते हैं. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन या सिंपली कॉम्प्लेक्स आयन. ओके, if the species formed by linking of a number of ions or molecules by coordinate bond to the central atom carries positive or negative charge, it is called as the complex ion. जैसे ये आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें अगर हम देखें तो जब ये कंपाउंड डिसॉल्व होता है तो आयोनाइज होने के बाद ये 4 पोटेशियम के आयंस बनाता है और एक साथ में ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है. इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स एनायन. ठीक है, क्लियर. और इसको ओवरऑल बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है तो उसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस हो सकते हैं. ओके, जैसे कैटायन प्रोड्यूस होगा और एक कॉम्प्लेक्स एनायन प्रोड्यूस होगा इन केस ऑफ दिस. और भी एग्जांपल हैं आगे, जैसे ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर ओवरऑल +2 चार्ज आएगा और सल्फेट के ऊपर ओवरऑल -2 चार्ज आएगा. ओके, मतलब आपका एक कोऑर्डिनेशन कैटायन और एक सिंपल एनायन बनेगा. तो ये इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैटायन इसको. ओके, क्लियर. जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इनको तो अभी डिटेल में हमने पढ़ना ही है. एक और स्पीसीज होती है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड एज द डबल सॉल्ट. डबल सॉल्ट नेम इंडिकेट कर रहा है डबल सॉल्ट, दो या दो से सॉल्ट ज्यादा सॉल्ट का मिक्सचर.
mixture of two simple salts in equimolar proportion and do not contain any coordinate bond is called as the double salt. On dissolving in water, they got dissociated into their ions. वाटर में डिसॉल्व करने पे जो आपने दो सॉल्ट जो दो सॉल्ट का मिक्सचर है आपका, जिसको हम डबल सॉल्ट बोल रहे हैं, वो क्या करेगा, वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे जो मोहर सॉल्ट है वो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का डबल सॉल्ट होता है। तो जब आप इनको डिसॉल्व करोगे वाटर में मोहर सॉल्ट को, तो Fe+2 आयन, सल्फेट आयन और इसकी वजह से भी अमोनियम आयन और सल्फेट आयन बनेंगे। ओके। Similarly, potash alum, it contains of potassium sulfate and aluminium sulfate. ठीक है। Carnallite contains potassium chloride and magnesium chloride. ठीक, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे वाटर में, तो ये जो डबल सॉल्ट के दोनों सिंगल सिंगल वाले सॉल्ट हैं, डबल सॉल्ट में एक ये वाला सॉल्ट है और एक ये वाला सॉल्ट है, तो इसकी डिसोसिएशन की वजह से के पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होगा और Cl नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। इसकी डिसोसिएशन की वजह से Mg+2 और 2 क्लोराइड आयन, तो ओवरऑल 3 क्लोराइड आयन निकल रहे हैं ना। ठीक, मतलब डबल सॉल्ट्स के केस में कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, बस ये होता है कि जो दो आयनिक सॉल्ट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एक सिंपल सॉल्ट में। जब उस सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है तो वो जो दोनों सॉल्ट हैं वो अपने अपने आयंस आयोनाइज करके बना देते हैं। ओके, दैट्स इट। आगे हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जैसे ये, जब इसको डिसॉल्व करोगे इन वाटर, तो जैसे मैंने आपको बोला था इसको डिसॉल्व करोगे तो 4 पोटाशियम आयन बना रहा है और एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स एनायन बना रहा है लाइक दिस। बट ये जो एनायन है ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करेगा, ये एज सच ही रहेगा, चाहे डिसॉल्व्ड स्टेट में है चाहे ये बिना डिसॉल्व हुई की हुई स्टेट में है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे मान लो आपने ये वाटर लिया, इसमें ये वाला डिसॉल्व किया, डिसॉल्विंग पे के पॉजिटिव आयन बना और ये वाला कॉम्प्लेक्स बन गया इसमें, है ना, डिसॉल्व करने पे। ठीक, तो अगर आप इस सॉल्यूशन का टेस्ट करोगे कि इसमें Ih+2 आयन है कि नहीं है, वो टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। अब आप बोलोगे नहीं नहीं सर है तो है, इसमें Fe+2 आयन नहीं है। ठीक है, नो डाउट इसमें कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe+2 आयन है। ये जो पूरा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स बनता है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलो अगर इसके ऊपर चार्ज ना हो तो उसमें जो मेटल आता है ना सेंटर में, वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर देता है। उसकी बजाय जो नया कंपाउंड बनता है, जो ओवरऑल बनता है, उसकी अपनी नई प्रॉपर्टीज डेवलप होती हैं। ओके, क्लियर। इट डू नॉट गिव टेस्ट फॉर Fe+2 आयंस एज वेल एज साइनाइड आयंस, Cn नेगेटिव आयंस। ओके, एज दे लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। इसमें क्या है, Fe+2 आयन और साइनाइड आयन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लॉस कर चुके हैं, अब वो ओवरऑल आइडेंटिटी रखते हैं अपनी एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में, और कॉम्प्लेक्स की अपनी ही आइडेंटिटीज हैं। ओके, क्लियर। जैसे अगर हम बात करें सीमेंट प्लस सैंड की, जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो दोनों की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है ना। जब इनको मिक्स करके हम मोर्टार बना लेते हैं पानी के साथ मिक्स करके, तो मोर्टार जब बन जाता है तो उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। वो ना सीमेंट की तरह बिहेव करता है ना सैंड की तरह बिहेव करता है, वो अपनी आइडेंटिटीज लेके आता है, दोनों से थोड़ा थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है, ऐसे ही है। तो मोर्टार जो है ना तो वो सीमेंट का टेस्ट देगा फिर ना तो सैंड का टेस्ट दे रहा है, ऐसे रफली समझा रहा हूँ। ठीक है, क्लियर। तो वो क्या देगा, वो आपका एक नई स्पीसीज डेवलप होगी और उसके अपने नए कैरेक्टर होंगे, वो अपने नए टेस्ट देगा ना कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के। ठीक, वेयर एज जो डबल सॉल्ट होता है, डबल सॉल्ट के केस में क्या होता है, डबल सॉल्ट में वो जस्ट जुड़ के पड़े होते हैं, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी लूज नहीं करेंगे। तो अगर आप डबल सॉल्ट के मिक्सचर को टेस्ट करोगे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट सॉल्ट्स के लिए, तो हाँ इसमें दोनों सॉल्ट्स के टेस्ट आएंगे। क्लियर, तो डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करता। ओके जैसे यहाँ पे लिखा ही होगा, ए डबल सॉल्ट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन, नहीं, डबल सॉल्ट के कंपोनेंट की बात हो रही है यहाँ पे।
किधर गया? They exist only in solid state. The aqueous state solution, they dissociate completely into their ions. They exist in solid as well as in aqueous state. This is because even in the solution, the complex ion does not dissociate into ions. वो फर्दर और ions नहीं बनाता, वो complex as such रहता है. तो इसलिए जो उसके अंदर आ रहे हैं वो अपना टेस्ट शो नहीं करवा पाएंगे, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुके हैं. ओके, क्लियर? तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अपना वो इंटैक्ट ही रहता है. ये अगर आपके पास सोल्यूशन में होगा वो एज सच ही रहेगा, ये डिसोसिएट नहीं होगा. वेर एज डबल सॉल्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो डिसोसिएट हो जाते हैं अपने अपने कैटायन और अनायन में इन दी सोल्यूशन. इसलिए ये लास्ट पॉइंट है. अ डबल सॉल्ट लूजेज इट्स आइडेंटिटी. यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी की बात हो रही है कि वो इकट्ठे जुड़े हुए थे, उस आइडेंटिटी की बात हो रही है, क्योंकि डिसॉल्व करने पे तो वो अपने अपने एलिमेंट्स में डिसोसिएट हो गए ना. ठीक है. वेर एज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जैसे ये वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये चाहे सॉलिड स्टेट में हो चाहे एक्वा स्टेट में हो, ये इंटैक्ट ही रहेगा, एज सच ही रहेगा. ओके, इट रिटेन इट्स आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन. ओके, so this is the basic difference between double salt and complex compound. अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के केस में कुछ एक टर्म्स आएंगी जो आपको पता होनी चाहिए, जो हम बार बार यूज करेंगे हम. ठीक है, क्लियर? तो इसको ध्यान से सुनना है आप लोगों ने. नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले टर्म क्या है? लिगेंड. इसको कोई लिगेंड भी बोलते हैं, मैं लिगेंड बोलता हूँ. लिगेंड्स. ठीक है, लिगेंड्स का मतलब क्या है? द डोनर एटम, मॉलिक्यूल और आयन which donate a pair of electron to the metal atom or ion to form a coordinate bond with it is called a ligand. जैसे अगर आपने मैंने अभी बोला था ना FeCN4 की बात करी हमने, है ना, लाइक दिस. तो हमने क्या कहा कि इसके ऊपर, इसमें क्या है, इसमें इसका अगर स्ट्रक्चर में जाएं तो Fe+2 आयन के साथ साइनाइड जुड़े हैं लाइक दिस. ठीक है, और जो ये डेटिव बॉन्ड बन रहा है इसमें साइनाइड अपने दोनों इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करवा रहा है, Fe+2 आयन तो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करवा रहा. ठीक, तो इट मींस आपके पास क्या है, Fe+2 आयन जो है वो लोन पेयर एक्सेप्टर है, और जो साइनाइड आयन है ये वाले Cn नेगेटिव आयन, ये लोन पेयर डोनर है. और जो लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, उनको लाइगेंड्स बोलते हैं. दे आर कॉल्ड एज दी लाइगेंड्स. कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है, टू दी सेंट्रल मेटल एटम और आयन, दे आर कॉल्ड एज दी लाइगेंड्स. सो यू कैन से दैट कि लाइगेंड्स एक्ट एज अ लुईस बेस. लुईस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं. वेयर एज सेंट्रल एटम एक्ट एज अ लुईस एसिड. जो सेंट्रल एटम जो एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो लुईस एसिड हो गया. इट मींस अगर मैं बात करूं FeCN4 नेगेटिव जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें Fe+2 आयन जो सेंटर में है, ये तो आपका लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक्सेप्टर का काम कर रहा है, ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. और जो साइनाइड आयन है जो लोन पे डोनेट कर रही है, ये जो है ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा है. लुईस बेस कौन से होते हैं? जो डोनेट करते हैं, जो डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. ओके, ठीक. तो आपके पास ये रहा सेंट्रल आयन, एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, और साइनाइड जो है वो लाइगेंड है. यहाँ पे साइनाइड इसमें लिगेंड है. ओके, Cn नेगेटिव. इसको सही कर लेते हैं लाइक दिस. उसके बाद आती है बारी डेंटिसिटी. डेंटिसिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटिंग और लिगेटिंग ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ लिगेंड इज कॉल्ड एज द डेंसिटी ऑफ दैट लिगेंड. ठीक है, जैसे यहाँ पे जो साइनाइड है वो तो अपने एक एटम से ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, सो हम कहेंगे साइनाइड की डेंसिटी कितनी है? 1. ठीक, बट हमारे पास ऐसे भी होते हैं लिगेंड्स जिनकी डेंसिटी 2 या 3 या 4 भी होती है. कैसे? अभी बात करते हैं. जैसे अमोनिया है, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है क्योंकि इसकी डेंसिटी 1 है, इसमें एक ही कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन. सिमिलरली वाटर में ऑक्सीजन इज द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप. हालांकि 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के ऊपर,
बट एक टाइम पे एक लोन पेयर ही डोनेट कर सकता है ना ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों इकट्ठे डोनेट नहीं कर सकता सेंट्रल एटम को, ठीक। तो इसलिए ऑक्सीजन ये लिगेंडिंग ग्रुप है और ये एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो इसलिए वाटर जब एज अ लिगेंड एक्ट करता है तो उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1। उसको मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। ओके, लाइक दिस। उसके बाद अब आपके पास एक लिगेंड होता है ये वाला इथिलीन डायमीन। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों नाइट्रोजन एट अ टाइम एटम को, सेंट्रल एटम को लोन पे डोनेट कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो इथिलीन डायमाइन है इसकी डेंसिटी कितनी है, 2, क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप हैं जो एट अ टाइम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सिंगल टाइम में ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़ चुके होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो लिगेंड था इसकी डेंसिटी 2 थी। इसको बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं या डाइडेंटेट लिगेंड भी बोल सकते हैं। ओके, ऐसे आपके पास डेंसिटी 6 वाला भी लिगेंड होता है। जैसे इसमें देखो, ये जो लिगेंड है ना, ये अपने आप को रैप अप कर लेता है मेटल के अराउंड, ठीक है। और इसमें जो 6 के 6 लिगेटिंग ग्रुप है, वो मेटल के साथ ऐसे 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसमें कौन-कौन से 6 लिगेटिंग ग्रुप में, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इसका नेम क्या है, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, अगर आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना पूछ ही लो, सबसे पहले इथिलीन डायमाइन ट्रीट बनाओ। इथिलीन डायमीन का मतलब क्या है, CH2 उसके ऊपर NH2 लगा और NH2, इसका नेम ये है इथिलीन डायमीन। अब हाइड यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ दो, इसको थोड़ा इलेबोरेट करके बनाऊं ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं अब, ठीक। हाइड्रोजन की बजाय आपने क्या लगाना है, एसीटेट। और कितने लगाने हैं, 4। तो चारों के चारों हाइड्रोजन जो है वो एसीटेट से रिप्लेस हो जाएंगे। कैसे, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव। सॉरी, CH2 आएगा क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ भी तो बन रहा है, तो 3 H नहीं 2 H ही आएंगे। तो ये फॉर्मूला है आपका इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट का, इसलिए ऐसे बनाया। और इसमें 6 लिगेटिंग ग्रुप है। एसीटेट जो है वो अपनी 4 एसीटेट हैं, चारों अपने अपने ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और जो 2 अमाइन ग्रुप हैं वो अपने नाइट्रोजन का लोन पेयर भी डोनेट कर सकते हैं एट अ टाइम। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। मतलब एक ऐसा लिगेंड है जो एक ही टाइम पे 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद दी वन सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। कैसे रैप अप करता है अपने आप को, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक। और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EDTA। और साथ में उसके ऊपर -4 चार्ज। -4 चार्ज क्यों, एक एसीटेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, तो 4 एसीटेट है ना, टेट्रा एसीटेट। तो 4 एसीटेट के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज होंगे, 1 2 3 4, 4 नेगेटिव चार्ज। ओके। अब ये कैसे वर्क करता है, एक ही टाइम पे 6 के 6 एटम के साथ कैसे, सॉरी 6 के 6 एटम के थ्रू कैसे मेटल के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, हमें थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ये। कैल्शियम +2 आयन के साथ ये एक ही मॉलिक्यूल है पूरा EDTA का, ये वाला, ठीक है। तो EDTA में ये देखो, ये रहा एक एसीटेट, सॉरी ये पूरा, ये एक एसीटेट, ये दूसरे वाला एसीटेट, ये तीसरे वाला एसीटेट और ये चौथे वाला एसीटेट। ओके। और ये आपके पास नाइट्रोजन। तो देखो, ये एसीटेट, ये भी एसीटेट के थ्रू, ये भी एसीटेट के थ्रू और ये भी एसीटेट के थ्रू, ये 4 बॉन्ड बने हैं 4 एसीटेट के थ्रू। और ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड बना है डायामीन के दोनों नाइट्रोजन के थ्रू। तो ऐसे आप अपने आप को रैप अप कर लेता है ये। तो ये किसका फॉर्मूला था, कैल्शियम EDTA, जिसमें EDTA एज अ लिगेंड है। ये एक ही लिगेंड 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा कैल्शियम +2 आयन के साथ। ओके। और इसमें कैल्शियम +2 फॉर्म में है, EDTA के ऊपर -4 चार्ज है, तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इसका सम कर लो, +2 -4, ओवरऑल -2 चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पे -2 चार्ज है। ओके। इसको सिंपली आप ऐसे भी दिखा सकते हो, सिंप्लिसिटी की फॉर्म में आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ओके। तो इसको बोलते हैं डेंटिसिटी, ठीक। तो ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है। मतलब ये वाला एग्जांपल दिखाने का पर्पस ये है कि आपको पता हो कि डेंटिसिटी 6 तक भी हो सकती है। एक ही लिगेंड एट अ टाइम 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इकट्ठे बना सकता है, ठीक है, क्लियर। उसके बाद है किलेशन। किलेशन किसको बोलते हैं, ये जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, जैसे ये डाइडेंटेट लिगेंड है,
पहले थोड़ा पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। द लिगेंड्स विच आर एटलीस्ट बाइडेंटेट, जो कम से कम 2 साइड से एट अ टाइम कोऑर्डिनेट कर सकते हो, फॉर्म्स 6 और 5 मेंबर्ड रिंग with the with the metal ion. The ring formed like this are called as the chelate rings, and this property is called as the chelation. ठीक है। जैसे आपके पास ये बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एट अ टाइम ये दोनों अपने नाइट्रोजन के थ्रू कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है मेटल के साथ। तो ये आपके पास एक रिंग बन गई ना, क्लोज्ड रिंग। तो इस रिंग को ही बोलते हैं कि ये किलेट रिंग है। इट इज कॉल्ड एज दी किलेट रिंग। और ये जो किलेट रिंग बनाने वाला फिनोमिना है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं किलेशन। ठीक है। कितनी किलेट रिंग बनेंगी वो डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द लिगेंड के ऊपर। ठीक है। जैसे यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिगेंड 2 थी, तो रिंग कितनी बनी है? 1। ठीक। तो नंबर ऑफ किलेट रिंग्स कितनी बनेंगी? दैट इज इक्वल टू डेंसिटी माइनस 1। तो इट मींस ये जो आपके पास इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट है, ये वाला, ठीक, इसकी डेंसिटी कितनी है? 6। तो ये लॉजिकली बाय फॉर्मूला कितनी रिंग्स बना सकता है? 5। तो देखना आप, ये 5 ही बना रहा होगा। ये हमने करी थी ना डिस्कशन, ये था ना इसका स्ट्रक्चर। इसमें कितनी रिंग्स बन रही हैं? एक ये वाली रिंग बन रही है, ठीक, एक ये वाली रिंग बन रही है, 2 हो गई, एक ये वाली रिंग बन रही है, 3, एक ये वाली रिंग बन रही है, 4, एक ये वाली रिंग बन रही है, 5। तो यहाँ पे देखो 5 रिंग बन रही है ना, ठीक है। और मतलब इसकी ये डेंसिटी 6 है, ईडीटीए की डेंसिटी 6 है, और ये 5 किलेट रिंग बनाता है जब ये अपनी छेओ की छेओ कोऑर्डिनेटिंग साइड के साथ अटैच करता है। ओके। नंबर ऑफ किलेट रिंग दैट इज इक्वल टू डेंसिटी माइनस 1। ठीक। और ये जो किलेशन होती है ना, जिसमें ये रिंग्स बन जाती हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट आते हैं आपके कंपाउंड के ऊपर। क्या इफेक्ट आते हैं उसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे नंबर 1 क्या है? Chelating ligands form more stable complex than the unidentate analogues. This is called as the chelation effect. अगर आपके पास chelating ग्रुप वाला एग्जांपल आता है, जैसे ये वाला जो है, इसमें एक किलेट रिंग बनती है ना। जैसे देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपके पास जो है, इसमें किलेट रिंग बनेगी। इसका स्ट्रक्चर क्या था? अभी मैंने आपको बताया था पीछे। इसमें बनेगा लाइक दिस, ये है इसका स्ट्रक्चर। ओके। तो इसमें ये किलेट रिंग बन रही है, इसमें कोई किलेट रिंग नहीं बन रही। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। मतलब किलेट रिंग अगर आपके कंपाउंड में है, तो वो अपने एनालॉग जो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, बस उसमें किलेशन नहीं होती, उससे ज्यादा स्टेबल होगा। सो दिस विल बी मोर स्टेबल एज कंपेरिजन टू दिस। किलेशन से क्या होता है? स्टेबिलिटी आती है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज दी किलेटिंग इफेक्ट। ओके। उसके बाद ग्रेटर द डेंसिटी, सॉरी डेंसिटी नहीं, डेंटिसिटी, more the chelating ring forms, more stable is the complex. जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी आपके कंपाउंड लिगेंड की, उतनी ही ज्यादा किलेटिंग रिंग्स बनेंगी। जितनी ज्यादा आपकी किलेटिंग रिंग्स बनेंगी, आपको पता है एक किलेटिंग रिंग से भी स्टेबिलिटी आती है, तो जितनी ज्यादा किलेटिंग रिंग्स होगी, उतना ही आपका कंपाउंड जो है वो ज्यादा स्टेबल बनेगा। ग्रेटर डेंसिटी, मोर द किलेटिंग रिंग्स फॉर्म्स, मोर स्टेबल इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड, लाइक दिस। ओके। उसके बाद chelating ligands which do not contain any double bond forms 5 membered stable rings. याद रखना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 5 membered रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू 6 membered। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भी यही यही बात बोल रहे हैं कि अगर किलेटिंग लिगेंड है और उसमें कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो वो हमेशा 5 membered स्टेबल रिंग बनाएगा आपके सेंट्रल मेटल के साथ, मेटल एटम या आयन के साथ। वेयर एज अगर आपका किलेटिंग लिगेंड ऐसा है जिसमें सम डबल बॉन्ड्स आर देयर, और ऐसा हमेशा आपको दिखेगा कि ऑर्गेनिक लिगेंड्स में ही होता है। ठीक है। ऑर्गेनिक लिगेंड कौन से होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन होता है। ठीक। तो उसके केस में आप देखोगे कि जो किलेटिंग लिगेंड है, जिसमें कुछ डबल बॉन्ड होते हैं, वो 6 membered स्टेबल रिंग बनाता है। ओके। जैसे इस एसिटाइल एसीटोन लिगेंड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटाइल एसीटोन। तो जब ये किलेट होता है, जैसे मान लो मेटल के साथ किलेशन करवाए,
इन दोनों ऑक्सीजन के थ्रू। तो कितने मेंबर रिंग बनी? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन जाएगी ना। ओके, इसमें 6 मेंबर रिंग बनेगी। ऐसा रिंग जिसमें 6 मेंबर आते हैं उसको बोलते हैं 6 मेंबर। पर ज्यादातर अगर जो लीगेंट है वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, अगर वो सिंपल इनऑर्गेनिक लिगेंड है या ऐसा ऑर्गेनिक लिगेंड है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तब 5 मेंबर स्टेबल रिंग ही बनेगी। जैसे इसके केस में देखो, आपके पास ये 5 मेंबर रिंग बनी ना, ये ऐसा लिगेंड है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसमें 5 मेंबर स्टेबल रिंग बनी। हालांकि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं उसमें 5 मेंबर स्टेबल रिंग नहीं इजी बनती, क्योंकि वो थोड़ी डी स्टेबल होती है। बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 मेंबर रिंग जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेरिजन टू 6 मेंबर्ड। ठीक है, एसिटाइल एसीटोन लिगेंड अगर आपके पास अटैच करेगा तो ये साइक्लिक ये बना लेता है, ये साइक्लिक रिंग बना लेता है 6 मेंबर्ड। कैसे? इसकी मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, दिखा देता हूँ ना आपको। ये आपका एसिटाइल एसीटोन ये हो गया। ठीक है, ये अपने इन दोनों ऑक्सीजन के थ्रू मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो बन गई ना 6 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस। ओके, बस कुछ एक एक्सेप्शन भी है जिसमें 6 मेंबर स्टेबल रिंग बनती है, और वो कब बनती है? जब आपके लिगेंड में सम डबल बॉन्ड्स आर देयर, और खासकर अगर वो कॉन्जुगेशन में हो तो और बढ़िया, फिर और चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, ligands with large groups form unstable rings than the ligands with the smaller group due to the steric hindrance। जैसे ये इथिलीन डायमीन है, और इसमें इथिलीन डायमीन के ऊपर जो नाइट्रोजन था कार्बन के हाइड्रोजन था कार्बन के ऊपर, उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दिए हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप की वजह से यहाँ पे ये इनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, तो ये आपस में लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो क्या होगा? उससे आपकी रिंग की स्टेबिलिटी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस स्टेबिलिटी, तो ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ओके, क्लियर? तो कुछ एक ऐसे पॉइंट भी आपने दिमाग में रखने हैं। ओके, यहाँ पे मैं इसका थोड़ा स्ट्रक्चर ठीक कर देता हूँ लाइक दिस। ओके, तो ये थे आपके पास कुछ एक मेजर पॉइंट जो हमने डिस्कस करने थे। ठीक, अब आगे एक नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड। ये कौन से ये कौन से लिगेंड हुए? यूनिडेंटेट होते ये यूनिडेंटेट लिगेंड है, containing more than one coordinating atoms are called as the ambidentate ligand। ऐसे लिगेंड जो होते यूनिडेंटेट हैं, यूनिडेंटेट का मतलब एट अ टाइम उनमें सिर्फ सिंगल एटम है जो कोऑर्डिनेट करेगा मेटल के साथ, जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। बट इनमें वैसे होते दो कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप हैं, ये सल्फर की साइड से भी कर सकता है, नाइट्रोजन की साइड से भी कोऑर्डिनेशन कर सकता है, बट एट अ टाइम सिंगल टाइम पे या तो ये सल्फर से करेगा या तो नाइट्रोजन से। तो हुआ ना ये मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, हाँ, वैसे इसमें या तो सल्फर या नाइट्रोजन दोनों की साइड से हो सकता है। तो ऐसे यूनिडेंटेट लिगेंड जिनमें दो कोऑर्डिनेटिंग एटम्स हों बट एट अ टाइम होना सिंगल से ही है, दे आर कॉल्ड एज द एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, लाइक एससीएन नेगेटिव आयन। ओके, सिमिलरली और भी एग्जांपल हैं इसमें, साइनाइड आयन, Cn नेगेटिव आयन, दिस इज आल्सो एम्बिडेंटेट लिगेंड। NO2 नेगेटिव आयन, दिस इज आल्सो अ नेगेटिव, दिस इज आल्सो एम्बिडेंटेट लिगेंड, एंड मेनी मोर। ओके, और भी हैं। ठीक, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। सेंट्रल मेटल एटम या आयन में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम या आयन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे यहाँ पे क्रोमियम के अराउंड 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं वाटर। ठीक है, तो इट मींस क्रोमियम जो है वो 6 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है विद क्रोमियम। ओके, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ क्रोमियम में का? इस कंपाउंड में क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। अब इसके केस में देखो, इसके केस में प्लेटिनम 2 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है 2 क्लोरीन के साथ, और ये जो ईन है, ईएन क्या है? इथिलीन डायमीन टेट्राएस, इथिलीन डायमीन। तो इथिलीन डायमीन के साथ 2 और बनाएगा, तो टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है प्लेटिनम? 1 2 3 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ प्लेटिनम का? 4। इस कंपाउंड में प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। ओके, वैसे आपने करना है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन एंटिटी। द सेंट्रल एटम या आयन and the ligands which are directly attached to it are enclosed in square brackets
एंड कोलेक्टिवली टर्म्ड एज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। जैसे आपने देखा है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्डिंग बनी होती है, उसके बाद जो स्पीसीज बनती है उसको हम एक क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस पूरी क्लोज ब्रैकेट को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे कि दिस इज अ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो इस कंपाउंड में दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और उस इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर ओवरऑल +2 चार्ज बन रहा था, इसलिए इस चार्ज को काउंटर करने के लिए सल्फेट आयन एज अ काउंटर आयन इसके बाहर पड़ा रह जाता है, और ये जो है ओवरऑल न्यूट्रल हो जाता है। क्योंकि वैसे कटायन या एनायन इंडिविजुअली एग्जिस्ट करेंगे तो वो इतने स्टेबल नहीं होते, तो उनको अपने किसी ना किसी काउंटर आयन के साथ जुड़ के एक कंपाउंड की फॉर्म में आना ही पड़ेगा आयनिक बॉन्ड बना के। जैसे पॉजिटिव ज्यादा देर रहेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से नेगेटिव वाला ढूंढ के उसके साथ आयनिक बॉन्ड बना ही लेगा, जैसे इसमें बन जाते हैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी और इस सल्फेट काउंटर आयन के साथ। नेक्स्ट है आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। द चार्ज द सेंट्रल मेटल एटम कैरीज इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल एटम के ऊपर कितना चार्ज है, ठीक है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इन दिस, इस कंपाउंड में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है वो निकाल लोगे आप, जैसे रिडॉक्स में निकालते थे। ठीक है, कितना निकला +2। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो इट मींस वही ऑक्सीडेशन नंबर है मेटल एटम, मतलब ऐसे निकालते हैं सेंट्रल मेटल एटम का या आयन का। ओके, उसके लिए रूल क्या है, चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन द लिगेंड प्लस चार्ज ऑन द काउंटर आयन इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। ये फॉर्मूला है जो आप लगाते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसका हमने निकालना था ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया। अमाइन, ये अमाइन लिगेंड है तो इसके ऊपर ओवरऑल 0 चार्ज होता है, और ये काउंटर आयन है। ठीक, इस काउंटर आयन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो हमने क्या किया, x प्लस 4 इंटू 0 प्लस -2, ये बन गया आपका सम ऑफ ऑल दीज विल बी इक्वल टू व्हाट, ओवरऑल चार्ज। इस पूरे कंपाउंड के ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है, ओवरऑल तो कोई चार्ज ही नहीं है, 0। तो हमने इसलिए इसको इक्वल टू 0 किया, तो इसलिए वहां से सॉल्व करके x इक्वल टू +2 आ गया, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2। कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 हेयर। ओके, नेक्स्ट सेकंड है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसमें इसका काउंटर आयन ही साथ में लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस इसकी टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी इक्वल टू ओवरऑल चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है, -4। तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x मान ली, साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ठीक, तो क्या करेंगे, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -4। ये रहा ना ओवरऑल चार्ज, वो हमने -4 कर दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। तो मतलब इस कंपाउंड में आयरन जो है वो किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है। ओके, ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, हमने +1 में भी किया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में। अगर नहीं आता आपको तो रिडॉक्स रिएक्शन वाली वीडियो जाकर देख लेना, उसमें हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट वीडियो बन रखी है। ठीक, नेक्स्ट है होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस किसको बोलते हैं, मेटल एटम और आयंस लिंक्ड टू ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड, जिसमें मेटल एटम और आयन जो है सिर्फ एक टाइप के लिगेंड के साथ जुड़ा हो, इज कॉल्ड एज दी होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस को किसको बोलते हैं, मेटल एटम और आयन लिंक्ड टू मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, जिसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स हों जो मेटल एटम के साथ या आयन के साथ जुड़े हों, दैट आर कॉल्ड एज दी हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ओके, उसके बाद आता है, अब आगे एक और टर्म है होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। होमो का मतलब होता है होमोजीनियस का मतलब आप जानते ही हो। ठीक, होमो, होमो यहाँ पे डेजिग्नेट कर रहा है सिर्फ वन मेटल एटम को। ठीक, ओनली वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट, देन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज कॉल्ड एज दी होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। और पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं मोर देन वन मेटल एटम और आयन इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज दी पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस। जैसे यहाँ पे 2 सेंट्रल मेटल एटम है, हालांकि सेंट्रल है ही नहीं क्योंकि सेंटर तो इसमें हुआ ही नहीं ना। ठीक है, इसमें 2 है मेटल एटम, तो दे आर कॉल्ड एज दी पॉलीन्यूक्लियर, कि इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस हैं, एक से ज्यादा सेंटर्स हैं। ओके,
तो ये कुछ एक टर्म्स थी जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पता होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वाला जो ये वाला है, ये हमने नेक्स्ट लेक्चर में करना है। बट टिल देन आपने यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना है। आपको आगे चल के मैंने इसमें से कोई टर्म सीधी बोलनी है कि हाँ भाई दिस इज अ होमोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मैं नहीं तब समझाने बैठूंगा कि होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है। तो इसलिए इन सभी टर्म्स का मीनिंग अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं सेंट्रल एंड मेटल एटम की, और ये सीख लो अगले लेक्चर तक। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।